मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं कि भैया आप मुझे ज्योग्राफी करा दो, जल्दी करा दो, मैराथन करा दो, एग्ज़ाम आ रहे हैं पास में। मुझे पता है आपका 24 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है बिहार पुलिस का, तो आपको ज्योग्राफी का मैराथन, इंग्लिश का मैराथन, मैथ का मैराथन आपको उससे बहुत पहले करा दूंगा। बस मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे 25 यानी 25 अगस्त तक मुझे बस छोड़ दो। 24 को मेरा रनिंग है मद्य निषेध का, और उसके बाद मैं फिर आपको बाकी जितने भी 3 से 4 मैराथन हैं मैं सारे के सारे आपको कंप्लीट करा दूंगा। और उसके बाद आप कहेंगे जो भी बुक कहेंगे मैं उसको आपको रिवाइज करा दूंगा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था अर्थशास्त्र के मैराथन में, तो उसका मुझे बहुत सारे रिप्लाई आए, लेकिन मैं ज़्यादा तो ऐड कर नहीं सकता उस कमेंट को, उनके रिप्लाई को, उनके नेम को। तो मैंने ओनली 5 को ऐड किया है, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने। पहला कौन है तो कुमारी शिवानी है, दूसरा सारिका रंजन है, तीसरा नाम आप देख सकते हैं आपके सामने होगा आकाश चौधरी का, और इसके बाद जो चौथा नाम है वो है राज सौरभ का, और पांचवा नाम है रूपाली सिंह का। एक नाम मैंने और ऐड कर लिया जो कि बहुत अच्छे से रिप्लाई किए हुए थे दोनों क्वेश्चन का, तो वो है मिस्टर मनीष। तो देखिए आज का जो हमारा मैराथन है वो है केमिस्ट्री का होने वाला है, और इसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो ज्योग्राफी होगा, मैथ होगा, और उसके बाद एक और इंग्लिश बचा रहेगा। तो ये तीनों मैं 25 के बाद ही आपको कराऊंगा, लेकिन हर हाल में मैं आपको 30 अगस्त से पहले कंप्लीट करा दूंगा। आप पैसेंस बनाए रखो। और आज का जो मैराथन देखेंगे वो केमिस्ट्री का देखेंगे। आज थोड़ा बोरिंग ज़रूर होगा क्योंकि केमिस्ट्री आपने बहुत कम पढ़े होते हैं कॉम्पिटिशन लेवल के लिए, सो आपको थोड़ा उटपटांग लगेगा, लेकिन आप पैसेंस बनाए रखना। बार बार इसे देखते रहो, बार बार देखते रहो, और इतना बार देखो ना कि ये आपके लिए मतलब देखते देखते ही याद हो जाए। इस तरह से देखते रहो बार बार। आप सभी इस फैमिली के हिस्सा हैं, और जब भी आपको कोई ज़रूरत हो, जब भी कोई आपको प्रॉब्लम हो, पीडीएफ चाहिए आपको या किसी बुक का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें बेहिचक याद कर सकते हैं। और उसके लिए आप अगर अभी तक बुक नहीं परचेज कर पाए हैं तो आप ही जैसे स्टूडेंट के लिए मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया, पूरे बुक का पीडीएफ प्रोवाइड कराया है। तो आप जो है उस पीडीएफ को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो उसमें आप जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ का जो है आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करिए तो एक वीडियो ओपन होगा जिसमें कि मैंने बताया है कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, और वहाँ पे आप जब उस वीडियो को देख लेंगे पूरी तरह से आपको आराम से आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा बुक का। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला है। और इसके बावजूद अगर आपको कोई बात करना हो मेरे से तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी आके पर्सनली बात कर सकते हैं। तो इन दोनों का मैं आईडी लिख कर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वही आईडी लिखकर आपको इंस्टाग्राम में और उसके बाद टेलीग्राम में आके सर्च करना पड़ेगा। साथ ही साथ जितने भी मैराथन के वीडियो है उसका मैंने एक तो यहाँ पे आई बटन पे प्लेलिस्ट लगा रखा है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा 41+ वाले का जितना भी मैराथन हो चुका है उन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाइए, मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से विजिट करके आप देखिए उसको। ये आपके लिए बनाया हो, और अब तक आपने जितना सारा प्यार दिया वो प्यार बनाए रखिएगा। आप हैं तो हम हैं, मैं बस आपके लिए ही काम करता हूँ। तो चलिए आज के सेशन को, आज के मैराथन को स्टार्ट करते हैं। पूरे के पूरे हम लोग जो हैं आज 250 क्वेश्चन देखने वाले हैं, और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा बोरिंग ज़रूर लगेगा, लेकिन यकीन मानिए आप जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो चाहे आप बिहार पुलिस में बैठिए, या फिर आप बीपीएससी में बैठिए, या फिर आप बिहार दरोगा में बैठिए, आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। और ये इस केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर्स यहाँ पे क्वेश्चन ऐड हैं, तो आपका जो है एक तरह से पूरा सब्जेक्ट का एक फास्ट रिवीजन भी होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो यसद लेपन जब करते हैं उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो जो परत चढ़ाई जाती है ना वो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी, जिसको जस्ता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मैं इस केमिस्ट्री के अंदर भी आपको जो है 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और उसका आपको सही सही रिप्लाई करना है। और जितना जल्दी आप रिप्लाई करेंगे आपका नाम जो है फ़ोटो के साथ में अगले मैराथन में ऐड कर दिया जाएगा, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। तो चलिए आगे देखते हैं। डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, तो किसके लिए श्रेय इनको दिया जाता है, तो इनको जो श्रेय दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी में बहुत अच्छा योगदान दिया हुआ था, तो इनके लिए इनको श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 इंटू 10⁻19 ईयर्स है। इसका अर्ध आयु काल क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 12th के केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो जो लोग केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो वो इसको सोल्व कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता उनको याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग भी याद ही कर लेते हैं। तो इनका अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर भी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3 इंटू 10⁻18 ईयर्स ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नीचे दिया गया चित्र कक्षक के आकार को दर्शाता है। तो ये कैसा आकार है? ये जो कक्षक दिखा रहा है ये कैसे आकार को दिखाता है? तो अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो ये कैसा आकार को दिखाता है? तो ये दिखाता है आपका DXY, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार करिए। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव निम्न में से कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी? अभी यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर में आपको दो, एक तो आपको ZNS जो कि रिएक्शन करके टूट रहा है, तो ये दिखा रहा है कि Zn2+ और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो जिसका क्या दे रखा है आपको? ऑक्सीकरण विभव दे रखा है, और उसके बाद नीचे आपका सिल्वर के बारे में दे रखा है। तो अब नीचे आपसे पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन दिया गया है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनका बैकग्राउंड शायद रहा होगा, मतलब PCM नहीं रहा होगा, तो उनको दिक्कत हो सकता है। तो कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए, कुछ नहीं बदलता है एग्ज़ाम के अंदर, डाटा भी नहीं बदलते हैं। हाँ, किसके बदलते हैं? तो मैथ के बदलते हैं, लेकिन बाकी GK के डाटा वाटा कुछ नहीं बदलते हैं। सो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है BE के चौथे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएँ होगी। तो चलिए इसके ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे BE का जो क्वांटम संख्या हो जाएगा बेरिलियम का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 200 -1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 ग्राम आर्गन को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समतापी और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। तो इस प्रक्रम के लिए QW और हीट E की गणना कीजिए। जहाँ पे R का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा कितना? तो -103.635 कैलोरी। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो मानता हूँ कि आपको भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, बस डाटा को क्या कर लेना है, डाटा को देखना है और उसके बाद दिमाग में सेट कर लेना है। मैंने क्या बताया, आपका जब एग्ज़ाम आएगा ना, एग्ज़ाम के अंदर पेपर में जब आएगा तो ये डाटा थोड़ा भी नहीं बदलेगा। सो आप इसको बस देखते रहिए ताकि आपको ये क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात कौन सा अनुपात होता है? तो जो अनुपात होता है वो हो जाता है 7:5। अगला क्वेश्चन नंबर 9। एंट्रोपी परिवर्तन को AS व्यंजक का T प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का चयन करिए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो AS घटता है लेकिन AS परिवेश बढ़ता है। ठीक है, तो बस याद कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय अभिक्रिया है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः क्या होते हैं? तो ऑप्शन से चुनना है हमें। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा बीटा गामा अल्फ़ा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो किसमें है भाई? तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है आपका आयरन 2+ में। आगे देखते हैं। उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो अब धीरे धीरे आपको क्वेश्चन जो है समझ में भी आएगा और करने में भी मज़ा आएगा। तो हो जाएगा यह कम ताप पर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट। अगला है एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71 कार्बन और 9.67 हाइड्रोजन मिला। तो यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा?
तो वो जो परसेंटेज आपको निकाल के दिखा रहा था वो दिखा रहा था आपका CHO का, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है, तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 1 मिनट माफ़ करिएगा, 13 का जो मैंने आंसर कराया वो C ना हो के वो A हो जाएगा, आंसर A हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 13 हो गया, 14 देखते हैं। तो 14 की आंसर की बात करें तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 3.01 इंटू 10⁻20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 का अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। C में क्या है? तो C में आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, जो कि क्या बना रहा है? हाइड्रोजन आयोडीन बना रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका T1 माइनस T2, यानी ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो T1 माइनस T2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है, यानी बोर मॉडल के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ही जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो इससे बाहर है। यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर चिपकने वाला परत कौन सी होती है? अब यहाँ से जो है ना आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, चैप्टर भी आपको इजी लगेगा, क्योंकि ये सारे के सारे आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए होते हैं। तो चलिए ये जो ना चिपकने वाला परत होता है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेफलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेफलॉन कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो किस खनिज से किया जाता है भाई? तो ये किया जाता है पिच ब्लेंड से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा होने का जो रीज़न होता है वो होता है साइट्रिक एसिड के कारण, यानी साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के लिए, अच्छा विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है पता है आपको? CaOCl2, पता है या नहीं पता है? ये होता है विरंजक चूर्ण का फार्मूला, ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो जल में अधिक विलय होता है, तो यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वैनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर B हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आयनिक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती है? तो कौन सी धातु है ऐसा? तो ये आप जब क्लास 9 का बुक पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लास 8 के बुक में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये होते हैं कॉपर। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे राइट हो जाएगा, कॉपर। ठीक है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, यानी प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं? तो ये कौन सा होता है? बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये है आपका सोडियम बेंजोएट। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? तो Mn यानी मैग्नीज होता है। तो मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या निम्नलिखित में से किस में है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका KMnO4। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? KMnO4। ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HCOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति को दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है ये दर्शाता है वर्ग पिरामिडीय को। तो ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो इसके अंदर जो यूज करते हैं गैस वो होता है अमोनिया गैस। कौन सा गैस होता है? अमोनिया। तो ऑप्शन A राइट हो जाएगा। हालांकि ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रशीतक होते हैं उसमें जल को ठंडा रखने के लिए बहुत सारे गैस का यूज़ करते हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। ठीक है,
जिसमें कि आपने एक फ्रियॉन भी पढ़ा होगा, नो डाउट। फ्रियॉन के अलावा भी एक अमोनिया हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, क्योंकि मैंने ITI कर रखा और मैंने काम भी किया लैब के अंदर इन सब चीज़ों का, तो मैंने खुद ही यूज़ किया था। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, रेलवे के अंदर भी पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका लिथियम, सबसे हल्की धातु, ठीक है। जबकि ये चांदी के बारे में क्या जानते हैं हम? तो चांदी का रिकॉर्ड ये है कि इसको लैटिन नाम तो अर्जेंटम बोलते हैं, और साथ ही साथ ये जो चांदी होता है ना, ये आपका विद्युत का सबसे बढ़िया क्या होता है? सुचालक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक किससे बनता है? तो आप जो है इसका फार्मूला लिख लो, आपको पता चल जाएगा। तो NaCl होता है, Na क्या होता है? मेटल होता है, Cl क्या होता है? और वो नॉन मेटल होता है। तो एक तो मजबूत होता है और एक क्या होता है? वीक होता है। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा आपका मजबूत अम्ल होता है, और उसके बाद मजबूत क्षार। इन दोनों के मदद से मिलता है, इन दोनों के हेल्प से क्या बनता है हमारा खाने का नमक बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन में प्रथम आयनन विभव का क्रम क्या होगा? तो आयनन विभव का क्रम बताना है। तो इसका क्रम की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, और उसके बाद क्या हो जाएगा? तो सिलिकॉन हो जाएगा। गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। किसके महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं? तो ये जो यौगिक होते हैं ना, ये होते हैं क्लोरीन के यौगिक होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गैमेक्सिन का नाम भी आपने सुना होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो अगर मैं 32 का बात करूँ तो 32 का हो जाएगा आपका बोरान, यानी Br2 हो जाएगा, ठीक है। 32 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। तो डी में क्या है? तो वही ब्रोमीन ही है, यानी Br2 ही है, ठीक है, राइट आंसर। अगला देखते हैं, डोबेराइन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है। तो क्या देता है? डाई बोरान है, डोबेराइन नहीं है, माफ करिएगा। तो डाई बोरान 120 डिग्री पर अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देता है? तो ये देता है आपका B2H6.2 अमोनिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, संयोजक यौगिक, इसके बारे में बताना है। तो संयोजक यौगिक जो होते हैं उसमें जो है कम गलनांक होता है, कम क्वथनांक भी होता है, वो विद्युत का कुचालक होते हैं, आबंध परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के साझाकरण से बनते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन होते हैं ना वो सही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अणु SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो कौन सा बंधन है ऐसा? तो ये जो है आपका H2S2O7। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटिए। तो रासायनिक परिवर्तन के लिए जो गलत कथन है वो पहला ही है। ये क्या कह रहा है? यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही है, ठीक है। निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो इसको क्रम में सजाना है। तो कौन सा क्रम जो है यहाँ पे सही है? तो क्रम कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? तीसरा, यानी पहले होगा फ्लोरो एसिटिक एसिड, ये पहला हो गया। उसके बाद चौथा आएगा यानी क्लोरो एसिटिक एसिड, और उसके बाद दूसरा आएगा एसिटिक एसिड, और उसके बाद ब्यूटारिक एसिड आएगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया राइट? तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो गया, 37 का सी। 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो कौन सा है? तो ये जो रेशम है ना, ये एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? तो स्टेनलेस स्टील के अंदर 3 तत्व मौजूद होते हैं। कौन कौन से? आयरन होता है, निकेल होते हैं, क्रोमियम होते हैं, लेकिन टंगस्टन नहीं होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो किसके साथ गर्म करने पर? तो ये जो है आपका टोलैन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर क्या बनते हैं? रजत दर्पण बनता है। गन मेटल की मिश्र धातु क्या होता है?
तो गन मेटल के अंदर जो मिश्र धातु होते हैं वो 3 प्रकार के मिश्रण होते हैं उसमें। ये कौन कौन से होते हैं? तो कॉपर होते हैं, उसके बाद टीन होते हैं और जिंक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कार्बन 60 के एक अणु में कितने षटकोणी एवं पंचकोणी आकृति मौजूद होते हैं? तो इसके अंदर जो है 20 षटकोणी और 12 क्या होते हैं? पंचकोणी होते हैं। ठीक है, तो आसान है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, उन तत्व समूह का को छांटिए जिसमें केवल धातु ही हो। तो केवल धातु हो वो कौन सा है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, जिसमें बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे के सारे सिर्फ धातु हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो उनमें कोई ना कोई अधातु या उपधातु आपको मिल जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है? तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है? तो होता है sp। ठीक है, उसके बाद है अम्लीय शक्ति का क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Al2O3, उसके बाद SiO2, उसके बाद P2O3, उसके बाद SO2। ठीक है, क्षार धातु संबंधित है। तो क्षार धातु किसके अंदर आता है ये हमसे पूछ रहे हैं। तो क्षार धातु जो है वो S ब्लॉक के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का जो अनुभार होता है वो कितना होता है? तो वो हो जाता है आपका 20। भारी जल को लिखते कैसे हैं ये पता होना चाहिए आपको। तो इसको लिखते हैं D2O। ठीक है, D2O, और इसका अनुभार कितना हो जाता है? ये हो जाता है टोटल 20। ठीक है, और D2O डी फॉर ड्यूटेरियम होता है, और इसके लिए 2 यूज़ करते हैं, और 2 यहाँ पे है तो 2 2 जा 4, और प्लस में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है तो 16, तो अभी ये हो जाता है 20। ठीक है, अगला, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका जो टेरिलीन है ना, यही आपका संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। तो ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना है कौन सा परिवर्तन है? देखिए, मोमबत्ती का जो जलना है ना, ये आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों तरह में आ जाता है। ठीक है, किस में आ जाता है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी के टाइम में जो है निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक द्रव्यमान जो है वो है अल्फा कण का। कैलामाइन एक खनिज है जिसमें होता है, कैलामाइन किस में पाया जाता है या किससे निकालते हैं? तो कैलामाइन जो है ये आपका जिंक कार्बोनेट हो जाता है, ZnCO3। अमोनियम आयन है, जो अमोनियम आयन होते हैं वो एक संयुग्मी अम्ल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? तो कौन सा क्रम है? तो ये जो है आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और उसके बाद आपका सोडियम है, ये गलत दिखाता है। ठीक है, साइज के अनुसार ही इसको क्रम में लगाया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो आप देखेंगे अगरबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब अगरबत्ती जलेगा तो दोबारा से अपने रूप में नहीं लौट पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? तो ऑक्सीकरण के लिए क्या होता है? ऑक्सीकरण में होता है आपका किसी से ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ से, किसी धातु से ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये क्या कहलाते हैं? ये ऑक्सीकरण कहलाते हैं। विद्युत धानी तत्व का निकलना जिसको हाइड्रोजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना नहीं, इलेक्ट्रॉन का निकलना अगर रहता तो फिर सही हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण ही कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जुड़ना है तो ये राइट होगा नहीं, और हाइड्रोजन का जुड़ना नहीं, हाइड्रोजन का निकलना तो भी वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगला है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो सही क्रम है वो है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कांच बनाने में उपयोग में आने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो ये जो घटक हैं वो है आपका सिलिका। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो गुब्बारे के अंदर जो है हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया ऐसा तो कभी नहीं मैंने किया, मैं तो गुब्बारा लाता हूँ और मुंह से फूंकता हूँ और फिर वो भर जाता है, मैं तो ऑक्सीजन भर देता हूँ।
हाँ ये बात सही है, लेकिन जो बाज़ारों में आप ख़रीदते हैं, शहरों में आप ख़रीदते हैं और वो बैलून आपको उड़ता हुआ, यानी आप हाथ में क्या करते हैं, रस्सी पकड़ते हैं और बैलून आपको ऐसे उड़ता हुआ जो दिखाई देता है रस्सी के साथ, तो वो बैलून के अंदर जो है हीलियम भरा गया है। हीलियम होता है ऑक्सीजन से हल्का, तो इसी कारण वो आपसे भागना चाहता है, आपको आपसे छुड़ा के वो भागना चाहता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हीलियम भरा होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने जो ये फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, ये किसका ग्रुप है? तो ये जो ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। ठीक है, जिसमें ये जो कार्बन होता है ना, ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग करते हैं? तो आपने देखा होगा कि जो फिंगर पे ना वोटिंग करने के बाद क्या करते हैं, फिंगर के ऊपर जो है वो एक इंक का निशान लगा देते हैं। तो जो इंक का निशान ऐसे लगा देते हैं, तो इंक क्या चीज़ का होता है, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन। तो वो जो इंक होता है ना, वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ठीक है, किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र ये आप ही बताओ क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, C6H12O6। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। एक नहीं, एक्चुअली दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपको इन दोनों क्वेश्चन को पिन करना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। आप कमेंट कर दीजिएगा, और लेट से ही सही पर मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। चलिए, तो आपको बताना है चीनी का फार्मूला बताना है। किसका? चीनी का फार्मूला आपको बताना है। पहला तो चीनी हो गया, और दूसरा जो आपको कमेंट करना है, पोटेशियम का आपको लैटिन नाम बताना है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। क्या करना है? तो पोटेशियम का लैटिन नाम बताना है आपको। पोटेशियम का लैटिन नाम। ठीक है, लैटिन नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही जो भी बच्चे जो हैं दोनों क्वेश्चन का सही रिप्लाई करेंगे, उनके नाम को मैं अगले मैराथन में ऐड करूंगा पिक के साथ में। सो ध्यान रखिएगा, जितना फास्ट करेंगे तो टॉप 5 को ही मैं करने वाला हूं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे पे जो जंग लगता है ना, तो ये जो परिवर्तन है आपका, ये है आपका रासायनिक परिवर्तन। अब ये कैसे हो गया रासायनिक परिवर्तन? लोहा तो हमें मिल ही जाता है। नहीं, लोहा नहीं मिलता है हमें। जंग जब लगता है तो ओरिजिनल जो हमारा लोहा होता है ना, वो धीरे धीरे डैमेज होते जाता है। लोहे का जो डेंसिटी है वो घटते जाता है। ठीक है, तो इसीलिए रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। अगला है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र पूछ रहे हैं हमसे। तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो ये है आपका एल्कीन का सूत्र दे रखा है। ठीक है, ये हो गया एल्कीन का सूत्र आपको दे रखा है। और जो आप तीसरा देख रहे हैं, ये आपके पास एल्काइन का सूत्र दे रखा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश। तो जब सोडियम जो है फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ट्राई बेसिक एसिड है, तो ट्राई बेसिक एसिड जो होता है ना, वो फास्फोरिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जब धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो आपने पढ़ा होगा ये चीज़, क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होते हैं। ठीक है, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। गैस के बारे में पूछा तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है यहाँ पे? रिलीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बस सेम टू सेम डाटा के साथ। तो 2 8 10 हो गया, 7 17 हो गया। 17 परमाणु संख्या किसका होता है, कौन से तत्व का होता है? तो आपको भी पता है, तो ये क्लोरीन होता है। जबकि कार्बन का परमाणु संख्या कितने होते हैं? ये होते हैं 6। नाइट्रोजन का कितने होते हैं? तो ये होता है 7। ऑक्सीजन का कितने होते हैं? तो ये होते हैं 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन है तो कौन सा है जो कि रासायनिक परिवर्तन है? यानी ऐसा इनमें से कौन सा है जिसके साथ अभिक्रिया जब होगा तो वो अपने रूप में नहीं बदलेगा?
तो ये जो है आपका पहला ही पानी का उबलना। तो आप कहोगे सर पानी का उबलना ये तो रासायनिक कैसे है, पानी तो अपने रूप में आ ही जाता है। नहीं बच्चा, पानी को जब आप उबालते हो तो वो क्या होता है, भाप बन के वो हवा हो जाता है। ठीक है, भाप बन के क्या हो जाता है, हवा हो जाता है। तो फिर क्या वो हवा फिर से पानी बनेगा क्या? जो गैस बन गया वो तुरंत आप फिर से बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, पानी का उबलना। ठीक है। अच्छा कागज़, एक मिनट मैं गलती कर रहा हूँ, कौन सा नहीं है। पानी उबलेगा फिर तो वो बारिश के रूप में धरती पे आ ही जाता है, तो ये आपका तो भौतिक हो गया। लेकिन ये आपका कागज़ का जलना, यानी कागज़ जलेगा तो दोबारा मिलेगा नहीं। और कोयले का जलना, दूध का खट्टा होना, यानी दूध जब खट्टा होगा तो वो फट जाएगा, अगेन से दूध के रूप में आएगा नहीं। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके रासायनिक परिवर्तन है। जबकि पानी का उबलना आपका भौतिक परिवर्तन है। कैसे है, तो पानी जैसे ही उबलेगा तो वो क्या बनेगा, भाप बनेगा, वाष्प बनेगा, और वो उड़ के कहाँ जाएगा, बादल में। फिर वही बादल जो है बारिश के रूप में धरती पे आ जाएगा, पानी बन गया फिर से। H2SO4 का एटोमिसिटी बताया ना, तो H2SO4 का जो एटोमिसिटी है वो होता है 7। ठीक है। साबुन का सह उत्पाद होता है, साबुन का जो सह उत्पाद होता है वो होता है आपका ग्लिसरॉल। उसके बाद है आइसोब्यूटेन का यूपैक नाम बताना है, तो आइसोब्यूटेन का जो यूपैक नाम होता है वो होता है 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा ये बताया गया था? तो ये जो बताया गया था ना, बोर के द्वारा बताया गया था। ठीक है। जब वो बोर हो जाते थे तो यही सब बताते रहते थे, दिल पे मत लेना। शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है? तो शुद्ध पानी का जो पीएच होता है वो 7 होता है। जब पीले फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो उस दौरान जो है pH 3 बनती है। क्या बनती है? pH 3 बनती है। ठीक है। इसके बाद है समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं, जिसको इनर्ट गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। तो 18वें तत्व हो गया। एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण क्या होते हैं? तो उसके जो सामान्य गुण होते हैं, संयोजकता, यानी जिसको आप इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कह रहे हो, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इनका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सामान्य होते हैं, सारे के सारे सेम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो ये इथाइल अल्कोहल जो है इथाइल एथनोएट बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा एक गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? तो ये प्रक्रिया जो है निक्षेपण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करती है परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं करती है, तो वो कौन है? तो वो जो गैस है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या बोलते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। अगला है निम्न में से किसका उपयोग यूरिया के उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो ये कौन होता है भाई? तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला है एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका XH4। क्या हो जाएगा? XH4। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन के वैलेंसी को दिखाता है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 4 हो गया, जो कि सामने से जो भी रिएक्शन करेगा उसके साथ वो 4 दिखेगा। तो X रिएक्शन कर रहा है। ठीक है। तो X किसके साथ आएगा? अच्छा, X का ही बाह्यतम कक्षा में 4 है, यानी X का वैलेंसी 4 है, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो किसको करते हैं भाई? तो ये करते हैं टार्ट्रिक अम्ल को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गैसोहॉल एक मिश्रण है। गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? तो ये आपका गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है।
आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो ये किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो ये होती है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड के कारण होती हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो लोहे के अंदर जो है क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है तो स्टेनलेस स्टील बनता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन गलत है? ये पूछ रहा है हमसे। तो इसके लिए कौन सा गलत कथन है भाई? तो ये है आपका जल में अधिक विलय। तो ये दोबारा से रिपीट हो गया है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने के पानी को जब कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारते हैं तो वो दूधिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक गैस कार्बन आ रहा है, एक गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया तो करती है परंतु, यानी ये दोबारा से रिपीट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना है। तो यहाँ पे आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसके साथ रिएक्शन करता है HCl, तो बनाता है आपका क्या? तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। और उसके बाद आगे क्या बनेगा? तो आगे जो बनेगा ये आपका बनेगा वाटर बनेगा। ठीक है, तो बैलेंस जब करेंगे तो 3 वाटर, यानी वाटर का 3 मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें sp संकलित कार्बन है? तो किसके अंदर है ऐसा? तो ये है आपका CH4 के अंदर। रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है कागज का जलना। ये क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन। तो ए हो गया राइट। हैवर प्रक्रम में किसके औद्योगिक उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? तो हैवर प्रक्रम जो है ये आपका अमोनिया के उत्पादन के लिए क्या होता है? ये उपयुक्त होता है, प्रयोग इसका किया जाता है। इसके बाद है कैल्शियम सल्फेट 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको जो है जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको जो है जिप्सम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, मीथेन के साथ में रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन और बन रहा है डैश प्लस हीट। तो एक आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न, यहाँ पे ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो ये है, इसका आंसर क्या देखा था हम लोगों ने? तो बीटा अल्फा गामा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो वो कौन होता है? तो ये जो है आपका होता है मंदक। ठीक है, उसके बाद है, हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में या किसी का भी नाभिक हो उसके नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, लेकिन हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटम बम किसके सिद्धांत पे आधारित होता है? जो एटम बम होता है वो आपका नाभिकीय विखंडन पे वर्क करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन बम विकसित किया था, तो किसने विकसित किया था हाइड्रोजन बम को? तो ये किया था आपका एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, तो उसको क्या कहते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसको समस्थानिक कहते हैं, इंग्लिश में आइसोटॉप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी किरणों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठों में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये कौन सी धातु है? तो ये है आपका जिंक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता पता लगाया जाता है, तो किससे पता लगाया जाता है? तो ये पता लगाया जाता है संयोजकता से, यानी वैलेंसी से। इसके बाद है, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य होते हैं? अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था। तो उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? समस्थानिक कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखें, निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो यहाँ पे जो है आपका हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसके 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। कौन कौन से याद हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ये 3 होते हैं। प्रोटियम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि ड्यूटेरियम के अंदर न्यूट्रॉन 1 होते हैं और ट्रीटियम के अंदर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। जबकि आपका प्रोटियम है
उसके अंदर कितने होते हैं? प्रोटियम के अंदर आपका न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य एवं तारों का प्रमुख स्रोत। तो सूर्य एवं तारे जो होते हैं उसका जो स्रोत होता है वो हो जाता है नाभिकीय संलयन पे एक काम करते हैं। अगला है कि इस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। तो कोणीय संवेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 × 15 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है ना वो बस याद कर लीजिए, देखते रहिए आपको याद हो जाएगा। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r एवं मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध क्या होता है? तो यहाँ पे जो संबंध होता है ना ये होता है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ n। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका HF का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो ये कौन सा होता है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो ये होता है आपका अमोनियम सल्फेट। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो ये है आपका ग्लिसरॉल जो कि फिलर के रूप में काम नहीं आता है। क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा अधिकतम विद्युत घनी होता है? तो ये आपका बैरियम होता है, Ba। उसके बाद है pH का संक्षिप्त नाम क्या होता है? तो पढ़ा होगा आपने क्लास 10 में। pH फॉर होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है यानी कांच को भी गला सकता है, ऐसा कौन सा अम्ल है? तो ये है आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक है, जिसको HF बोलते हैं आप शॉर्ट में। उसके बाद है अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार होती हैं? जो अम्लीय वर्षा होती है ना, एसिड रेन होती हैं, उनके अंदर जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। SO2 + NO2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो SO2 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपनी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये जो होती है ना ये होती है आपका जिंक, ठीक है। दोबारा से रिपीट है। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? ये बना होता है आपका टंगस्टन एवं सोडियम का, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होती है पोटेशियम होती है, उसके बाद सोडियम होती है, उसके बाद कैल्शियम होती है, ठीक है। क्रम आपको पता होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ जिसको यानी लचीला कहते हैं? तो कौन सबसे अधिक लचीला है? तो ये आपका स्टील है जो कि सबसे अधिक लचीला होती है। सबसे अधिक आघात वर्ध कौन सी होती हैं? आघात वर्ध मतलब क्या हो गया? जिसको पीटने पर हम क्या कर सकते हैं? सीट बना सकते हैं, पट्टी के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये है आपका सोना। कौन है? सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्ध होता है, ठीक है। और तन्यता भी इसी के अंदर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो ये कौन सा कारक है? तो ये आपका एंथैल्पी में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका सोडियम सिलिकेट, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ग्लिसरॉल का उपयोग, ठीक है। हालांकि साबुन में भी करते हैं ग्लिसरॉल का उपयोग। चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो सिंदूर क्या होते हैं यानी इसका नाम बताना है, केमिकल नेम। तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, ये होता है आपका सिंदूर, जिसको क्या कहते हैं? HGS कहते हैं। एक मिनट लिख दूँ, इसको कहते हैं HGS, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो विद्युत अपघट्य जो होता है वो होता है आपका अमोनियम क्लोराइड से, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो नॉकिंग से बचने के लिए जो है इसके अंदर लेड टेट्राएथिल को मिक्स किया जाता है। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? जो वेल्डिंग करते हैं ना उसके लिए वेल्डिंग के दौरान पता है सबसे ज़्यादा करंट का यूज होता है, ठीक है। हैवी करंट उसको चाहिए होता है। तो वेल्डिंग के दौरान जो है ये आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है?
तो कौन है भाई, तो ये है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो वो जो है आपका कठोर जल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है, तो ये प्रक्रिया जो है आपका संघनन कहलाती है, कंडेंसेशन जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत चालन नहीं करती है, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका चीनी। ठीक है। निम्न में से कौन सा कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन में हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है, तो कौन सा यौगिक है, तो ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल के लिए उपयुक्त किया जाता है। आपने देखा होगा कि मूवी वगैरह में बारिश के लिए यूज़ करते हैं। तो कृत्रिम बारिश जो होते हैं ना, वो किसके कारण होता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये जो होता है आपका सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं क्या, AgI। आप ज़्यादा कुछ मत सोचना, AgI। ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड हो गया। चलिए अगला देखते हैं। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, तो किससे धोना चाहिए हमसे ये पूछ रहा है। तो उसे जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था निम्नलिखित में से, हाँ किस में पूछा गया था, तो ये 64 सीट वाला दरोगा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, तो वो है आपका लैमिनेटेड कांच। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं पटलित कांच। निम्नलिखित युग में से गलत युग्म को पहचानना है, तो चलिए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। तो गलत युग्म की अगर मैं बात करूँ तो पहला ही गलत युग्म है। इसमें क्या लिख रखा है, डायनामाइट। डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था 1986 ईस्वी में। ये कैसे हो सकता है, 1986 नहीं, शायद 1886 में किया होगा। आप कंफर्म हो गया हमें बताना कि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने कब किया था, क्योंकि अगर 1986 अगर मैं बोलता हूँ तो 1901 में, यानी बहुत पहले 1901 में तो नोबेल का शुरुआत हो जाता है। तो ये कैसे हो सकता है, आप हमें कमेंट करके बताना। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है, तो ऋणात्मक आवेश जो होती हैं वो होती हैं आपका बीटा कण में। ठीक है, जबकि अल्फा कण में क्या होती हैं, पॉजिटिव यानी धनात्मक, और गामा किरणों में कुछ नहीं होते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं, किससे बने होते हैं, तो ये जो पात्र होते हैं ये बने होते हैं आपका सीसा यानी लेड का बना होता है, जिसका लैटिन नाम होता है प्लम्बम। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं Pb से। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो इसके एक मोल में जो है 6 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। वही आपने जो पढ़ा ना 6.023 × 10⁻23 वही है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है, तो ये जो होती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी व्हीकल वगैरह जो होते हैं उससे दो प्रकार की गैसें निकलती है, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ईंधन पूरी तरह से अच्छी तरीके से जल जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जब वही नहीं जल पाती है ईंधन पूरी तरीके से तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, जो कि जहरीला होता है। ठीक है, 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होगी। तो ये जो नियम था, ये जो सिद्धांत था, ये आपका एवोगाड्रो का नियम था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कौन सा नियम बताता है कि निरंतर दबाव पर एक आदर्श गैस की मात्रा सीधा पूर्ण तापमान के अनुपातिक होती है, तो ये कौन सा नियम है, तो ये जो नियम है आपका चार्ल्स का नियम है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, तो ये नियम है आपका डाल्टन का नियम। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। डैश बताता है, यानी कौन सा नियम बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में
गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये कौन सा नियम बताता है? तो ये नियम होता है आपका ग्राहम का नियम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? जो जंग लगता है ना लोहे के ऊपर रस्ट, तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या होता है इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है आपका जल योजित फेरिक ऑक्साइड। देखिए फार्मूला ये होता है Fe2O3, ये होता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एक होता है फेरस ऑक्साइड, उसके लिए क्या लिखते हैं FeO। ठीक है, FeO अगर लिखें तो ये हो गया फेरस ऑक्साइड, और जब ये लिख दिए Fe2O3 तो ये होता है आपका फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, आयरन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक, जबकि इसका लैटिन नाम क्या होता है? फेरम होता है। चलिए समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो अगर यहाँ पे मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका NO3 माइनस, जो कि क्या बन रहा है? NO बन रहा है, तो इसमें अपचयन नहीं हो रहा है। अष्टक नियम कहता है कि यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले डैश तत्वों में प्रत्येक अंतराल के बाद होते हैं। तो अष्टक नियम कितने तत्वों के बाद रिपीट होते हैं, आपसे यही पूछ रहा है। तो ये जो रिपीट होते हैं ना, प्रत्येक 7वें के बाद ये रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और आपने पढ़ा होगा प्रत्येक 8वां तत्व समान होता है, तो वही मतलब वही हुआ, आप सोच के देखो वही चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन, दोनों कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच में है? वो कौन है? तो वो जो है आपका लैंथेनाइड सीरीज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक होता है एक्टिनाइड सीरीज, एक होता है लैंथेनाइड सीरीज। ठीक है, तो लैंथेनाइड सीरीज का आपको परमाणु संख्या बस ध्यान में रखना है, और एक्टिनाइड सीरीज का भी रखना है। डैश सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं। तो ये कौन होते हैं जो कि सभी में पाए जाते हैं? तो ये जो होते हैं ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 152। निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक की जोड़ी का एक उदाहरण है? तो संभारिक की जोड़ी का जो उदाहरण है यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम और आर्गन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तीसरे कक्षा या एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होता है आपका 18। आपने पढ़ा होगा 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। KL M, ये N और ये O और ये P। आगे का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, यहीं तक 118 सारे आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर से यही गलत है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, यानी धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है ना, वो आपका क्षारीय होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जबकि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ऋण आयन बनते हैं, तो ऋण आयन कैसे बनते हैं ये पूछ रहा है। तो ऋण आयन जो बनते हैं ना, वो आपका इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से बनता है। ठीक है, डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो किसका तार जो है अधिक प्रबल होता है? तो ये है नायलॉन का तार जो है इस्पात के तार से ज़्यादा मजबूत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए उचित है, सबसे उचित है? तो कौन सा है? तो इसको कहते हैं पायरोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लेड सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धाराओं में से एक होता है? तो ये जो है आपका गैलियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दर्शाई जाती हैं?
तो कौन सी विशेषता है जो कि नहीं दिखाई जाती हैं? तो निष्क्रिय, ये निष्क्रिय नहीं होते हैं, धातु जो हैं कभी भी निष्क्रिय नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में चतुष्कोणीय क्रिस्टल प्रणाली हैं? तो किस में होता है भाई? तो ये है आपका कैल्शियम सल्फेट के अंदर चतुष्कोणीय क्रिस्टलीय प्रणाली हैं। एक और कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन द्वारा सह संयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये जो है श्रृंखलन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्रृंखलन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिक्रिया के माध्यम से नाइट्राइल्स और एस्टर से एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका स्टीफन अभिक्रिया के थ्रू। ठीक है, बेंजीन की संरचना में आबंधन कोण कितना होता है? तो ये आबंधन कोण 120 डिग्री का होता है बेंजीन की संरचना में। ठीक है, चलिए आगे देखें। मिथाइल प्रोपैन निम्नलिखित में से किसका समायवी है? तो मिथाइल प्रोपैन जो है ये आपका एन ब्यूटेन का समायवी है। बकमिंस्टर फुलेरिन निम्नलिखित में से किसका अपर रूप है? तो ये जो है आपका कार्बन का अपर रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कार्बन का और भी अपर रूप होते हैं, एलोट्रॉप होते हैं। एक तो बकमिंस्टर फुलेरिन हो गया, दूसरा हीरा होता है, उसके बाद ग्रेफाइट होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? एलोट्रॉप होते हैं। किसके? तो कार्बन के। निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड की अगर बात करूं तो ये है आपका प्रोपेनॉन, ये एल्डिहाइड ग्रुप के होते हैं। अगला है पेट, जिसको पीईटी कहते हैं। एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डैश है, इसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है। तो बोतल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपका पॉलिस्टर। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन से कुछ कार्बन युक्त यौगिकों में से जिन्हें कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो ये कौन है? तो ये है आपका साइनाइड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनाइड का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका प्रोसिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कोयले का जलना किसका उदाहरण है? तो कोयले का जो जलना है ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे? कोयला मतलब कार्बन, इसके साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन। तो आप देखो, तो ये प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो आप देखो दो मिलके एक नया बनाया। तो इस तरह कहाँ होता है? इस तरह संयोजन में होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला देखते हैं, किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिकों में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? तो कार्बन का होना आवश्यक है, तभी हम उसको कार्बनिक यौगिक का नाम दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। C6H6 का सामान्य नाम क्या होता है? तो इसका सामान्य नाम होता है बेंजीन। ठीक है, जिसमें कार्बन भी बराबर और हाइड्रोजन भी बराबर होते हैं। अल्कोहल या फिनॉल जैसे हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड की प्रतिक्रिया से कौन सा कार्यात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? तो यहाँ पे जो प्राप्त होता है ये होता है एस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है इसको कहते हैं गैल्वानीकरण। उसके बाद है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को किससे पहचानना तथा दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज करके फ्लॉजिस्टन सिद्धांत का विरोध किया था? तो ये किसने किया था? तो ये जो किया था एंटोनी लैवोजियर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो बाह्य क्षेत्र का रंग जब पूर्ण दहन होता है तो वो नीला रंग दिखता है। ठीक है, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ये जो है हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जो गहरे समुद्र गोताखोर होते हैं। और जो ऊपर ऊपर तैरते हैं वो हीलियम और नाइट्रोजन का भी उपयोग कर लेते हैं। एसीटिलीन मिश्रण है, नहीं, क्वेश्चन आपका संभारिक क्या होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो संभारिक जो होते हैं ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है, तो वो संभारिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक उपधातु है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उपधातु कौन है भाई? तो यहाँ पे उपधातु है आपका सिलिकॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था। ठीक है। अच्छा, यूरिया का फार्मूला क्या होता है पता है आपको? CONH2 इसको कहते हैं यूरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो ये कौन सा बहुलक होता है? तो ये होता है पॉलीएमाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट। अब आप जब भी कहीं ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे ना ये सब देख के, तो ऑनलाइन टेस्ट में आपका स्कोर बढ़ जाएगा और आप पट 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 आंसर करते जाइएगा। प्राकृतिक बहुलक हैं, तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो ये आपका आइसोप्रीन हो जाएगा राइट आंसर। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? तो इसका जो आकार होता है वो होता है आपका अष्टफलकीय होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है? तो कार्बन की मात्रा अधिकतम जो होती है वो होती है आपका ढलवा लोहा में। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है? तो सर्वाधिक कठोर तत्व होता है हीरा, डायमंड। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ होता है? तो केवल कार्बन से जो बना हुआ होता है वो होता है आपका ग्राफीन होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कोलापेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोलापेय में कैफीन पाया जाता है। ठीक है, जो कि कॉफ़ी के अंदर भी कैफीन पाया जाता है, वही कैफीन। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य होता है? तो ये जो सदस्य होता है आपका फुलेरिन्स का होता है। किसमें sp संकलित कार्बन है? तो ये किस में है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी नहीं पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में? तो ये है आपका रेडॉन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर नियॉन और पारद वाष्प भरी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो वो कौन सा हैलोजन होता है? यानी हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट के बारे में पूछा है। आप हैलोजन बल्ब मत समझना। तो ये आपका होता है ब्रोमीन, जिसको पीड़ाहारी की तरह यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद में फास्फोरस का कौन अयस्क नहीं है? तो फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो ये है आपका ग्रेनाइट, जो कि फास्फोरस का अयस्क नहीं है। बाकी आपका फ्लोरापाटाइड और उसके बाद फास्फोराइट, क्लोरापाटाइट, ये सारे के सारे फास्फोरस के अयस्क होते हैं। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व प्राप्त नहीं होता है? तो इससे जो है आपका लोहा प्राप्त नहीं होता है। आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो आवर्त सारणी को मेंडलीफ ने तैयार किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड यानी पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो पेंसिल बनाने में उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है वो कौन है? तो वो है आपका ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड ग्रुप का है? तो एक्टिनाइड ग्रुप का है आपका ल्यूटेशियम। ठीक है, ल्यूटेशियम, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अतिशीलन यानी सुपर कूलिंग जिसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अतिशीलन किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है। तो अतिशीलन में क्या होता है? हिमांक से नीचे किसी द्रव को ठंडा करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अष्टक का सिद्धांत दिया था? तो अष्टक का सिद्धांत जो है न्यूलैंड्स ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, डोबेराइनर ने कौन सा दिया था? तो इसने त्रिक सिद्धांत दिया था। हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हैलोजन ग्रुप के जो तत्व होते हैं उसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? तो वो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। समूह 3 से 12 के तत्वों को डैश कहा जाता है। 3 से 12 के जो तत्व होते हैं, तो बाकी ऑप्शन दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी ब्लॉक बोलते हैं उसको। आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में केवल डैश सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसें होती हैं। तो ये जो है टोटल 11 होती हैं इनकी संख्या, जो कि गैस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। ज़्यादातर उसमें धातु रूप में पाए जाते हैं और बाकी जो बच गए वो अधातु के रूप में पाया जाता है।
ठीक है। तो 205 का हो गया सी। आवर्त सारणी में अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन और अत्यधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्षार धातुओं को अलग कैसे किया जाता है? तो इनको क्षारीय मृदा धातु से किया जाता है, जिसमें लिखा हुआ क्षारीय पृथ्वी धातु। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन क्या होती हैं? तो आर्गन जो होती हैं आपका, ये आपका एक परमाणु होता है। कौन होता है? एक परमाणु होता है। जबकि आप बहु परमाणु में आप बोलो तो ये आपका S8 हो जाता है, यानी सल्फर हो जाता है। उसके बाद P4 हो जाता है, फास्फोरस हो जाता है, ठीक है। द्वि परमाणु में बोलो तो ये आपका ऑक्सीजन होता है, यानी O2 हो जाता है। और त्रिक परमाणु में आप अगर देखो तो त्रिक परमाणु में कौन आते हैं, एक ही ध्यान देता हूँ, हाँ ये हो गया एल्युमिनियम हो गया आपका, ये त्रिक परमाणु में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति क्या कहलाती हैं? तो जो क्षैतिज पंक्ति होती है वो आपका क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपका गलत लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस कार्बनिक यौगिक की संरचना RCOOH है, जिसमें कि R एल्काइल, अल्कनाइल, एरिल या अन्य समूह को संदर्भित करता है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। यूपैक पद्धति के अनुसार OH समूह के लिए प्रत्यय क्या लगता है? तो OH समूह के लिए जो प्रत्यय लगता है वो लगता है आपका ओल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा राइट, ओल लगाते हैं, ओल, जैसे मैथेनोल, ठीक है। कॉलम है जिसको कि मैच करना है, तो ये कॉलम रहा, अब इसको मैच करना है और इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो चलिए मैच क्या करना है, तो सोडियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, तो इसको मैच करना है, ठीक है। तो देखिए एक का ए, यानी एक जो है सोडियम जो है ये है आपका अल्कली, और कॉपर जो है ये है आपका शून्य समूह तत्व, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इस तरह से आप मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर आएगा। निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के गैस के समान होती है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सी गैस होती है? तो ये होती है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक हैलोजन तत्व नहीं है? तो हैलोजन तत्व नहीं है कौन? तो सेलेनियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। बाकी सारे के सारे क्या है? हैलोजन तत्व हैं। लेकिन एस्टेटिन कौन सा होता है? तो मे भी, चलिए बाकी सेलेनियम नहीं होते, ये तो कंफर्म है। चलिए 214, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया के कारण फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करके घरेलू विरंजन एजेंट बनते हैं? तो कौन सी अभिक्रिया का यूज करके करते हैं भाई? तो ये करते हैं विस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग करके। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बीच में क्या समानता होती है? तो इनके बीच जो समानता होती है वो होती है इनके आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार समूह 3 के किस अज्ञात तत्व का परमाणु द्रव्यमान 68 था, जिसे बाद में गैलियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था? तो इसकी अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका इका एल्युमिनियम, ठीक है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस रिलीज होती है? तो वहाँ पे नाइट्रोजन रिलीज होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है? तो कौन है जो कि कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पंज, जो कि कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन है? तो यह आपका किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। नहीं, ये संलयन नहीं कहलाता है, ये आपका वियोजन कहलाता है, ठीक है। अगला है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो है आपका ऑक्सीजन। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या होता है? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट हो जाएगा। हंसाने वाली गैस उसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं इसको, ठीक है। और तुतिया को नीला थोथा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था?
तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया था, ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने किया हुआ था। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताना कि ये कब किया था, क्योंकि मेरे दिमाग में डाउट चल रहा है इसलिए। निम्नलिखित का मिलान करना है, वैज्ञानिक दिया हुआ है और उसके बाद उनके द्वारा जो खोजा गया कुछ इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको मैच करना है। तो देखिए, ये जो जोसेफ थॉमसन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, तो 1 का आपका सी हो गया। उसके बाद जो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया था, तो 2 का आपका डी हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपका नरेंद्र कपानी है, इन्होंने भी एक बड़ा काम किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर का खोज किया हुआ था। तो ऑप्टिकल फाइबर का इनको जनक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन हमें कहीं पूछा था, किसी एग्ज़ाम में पूछा था, ध्यान नहीं आ रहा है। तो नरेंद्र कपानी जो है, इनको क्या बोलते हैं भाई, ऑप्टिकल फाइबर का जनक बोलते हैं। तो 3 का क्या हो गया, 3 का ए हो गया। और बाकी कौन बच गया, मैडम क्यूरी, तो इन्होंने रेडियम का खोज किया था, 4 का बी हो गया। ठीक है, चलिए, मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियम का खोज किया हुआ था, और इनका पति का नाम पता है, पियरे क्यूरी, ये भी फेमस है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन है। तो हवा में आपका सबसे अधिक मात्रा जो होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन का, जो कि लगभग 78% होता है, और 21% ऑक्सीजन होता है, और बाकी 1% के अंदर दुनिया की तमाम गैसें आ जाती हैं। वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण कौन से होते हैं। तो प्रदूषण के लिए सामान्य कारण होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है डैश गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है क्लोरीन का। क्या होता है विरंजक चूर्ण का फार्मूला, तो CaOCl2 होता है। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्लोरीन गैस यूज होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है। तो ये दोबारा से रिपीट हुआ, लेकिन ऑप्शन बदल गया है। तो ये आपका जो एंथ्रासाइट होता है ना, इस प्रकार के कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपनी नहीं, आवर्त सारणी में मैंडलीफ डैश को एक सही स्थान नहीं दे सके थे। आवर्त सारणी जो था उसमें मैंडलीफ ने कौन से तत्व को सही जगह नहीं दे पाया था। तो वो जो तत्व था ना, हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन को वो सही जगह दे ही नहीं पाए थे। चांदी का सापेक्ष घनत्व कितना होता है। तो चांदी का सापेक्ष घनत्व होता है 10.8। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर धन विद्युतीय तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। इसकी जो संयोजकता होती है वो 1, 2, 3 हो जाती है। यानी जो धातु होते हैं, और यहाँ पे गलत प्रिंटिंग हुआ है, जो धातु होते हैं उनके सामान्य तौर पर जो संयोजकता देखने को मिलता है, बैलेंसी देखने को मिलता है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। 0 नहीं हो सकता, अगर वो 0 है तो वो नोबेल गैस है। ठीक है, और 4 अगर हैं तो वो उपधातु के श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 ये कह रहा है कि परमाणु संख्या 56 वाले किस तत्व के समूह से आते हैं। तो ये जो है एस ब्लॉक से आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डैश के जैसा दिखता है। ये कैसा दिखता है, तो ये आपका जो है क्षार धातु की तरह दिखता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः परमाणु संख्या 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वाले तत्वों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त से संबंधित हैं। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, दूसरे से नहीं संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समजातीय श्रेणी के 2 क्रमिक सदस्यों के आणविक द्रव्यमानों के बीच में कितने का अंतर होता है। तो ये जो होता है आपका 14 U का अंतर होता है। ठीक है, कितने का होता है, 14 U का अंतर होता है। आपको पता होगा कि जब आप एल्केन का फार्मूला लिखते हैं तो मीथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो मीथेन से इथेन तक जाने में यानी CH4 मीथेन हो गया। उसके बाद इथेन होता है आपका C2H6, इन दोनों को डिफरेंस करिए तो CH2 का फ़र्क होता है।
तो इसी का आप जब आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो वो 14 आ जाएगा। ये तो मैंने एल्केन ग्रुप लिया, आप जो है एल्कीन ग्रुप ले लो, या फिर आप एल्काइन ग्रुप ले लो, या फिर आप कोई सा भी ग्रुप ले लो, ठीक है। तो क्रमशः 2 के बीच में, यानी लगातार 2 के बीच में जब अंतर निकालेंगे तो CH2 का ही आएगा अंतर, जिसका आणविक द्रव्यमान 14 यूनिट हो जाता है, 14 U। डैश की संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है? तो बहुपरमाणुक कौन है भाई? तो ये सल्फर हैं। तो सल्फर को कैसे लिखते हैं? S8 लिखते हैं। तो इसमें देखो कितने परमाणु हैं, एटोमिसिटी इसका कितना है? तो ये 8 है, तो इसलिए बहुपरमाणुक है। निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का समस्थानिक है? यानी समस्थानिक हाइड्रोजन का पूछ रहा है, कौन सा है समस्थानिक हाइड्रोजन का? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्रीटियम। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ट्रीटियम, ठीक है। तो ऑप्शन 237 का ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। जब तांबा धातु जिंक सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तब क्या होता है? तो तब जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। पहले ही हम लोगों ने पढ़ चुके थे कॉपर के बारे में, एक क्वेश्चन था। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? यानी रिएक्शन करने में क्या है, एकदम लूज रहता है, नहीं करना चाहता है। तो यह है आपका सीसा। और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन था? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक। आघातवर्धनी एक कच्चा लोहा निर्मित होता है। तो आघातवर्धनी कच्चा लोहा जो निर्मित होता है वो होता है आपका एनिलिंग प्रक्रिया द्वारा सफ़ेद कच्चा लोहा से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का चांदी और ब्रोमीन में टूटना किसका उदाहरण होता है? तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड जो कि एक यौगिक है वो टूट रहा है 2 में, तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है? तो आप याद रखना FON, 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 F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। तो 242 का ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। खाद्य डिब्बे के टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता नहीं, क्योंकि चलिए इसके बाकी ऑप्शन को देखते हैं। क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, इसी कारण से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कॉपर सल्फेट घोल लोहे की धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो तांबा धातु का निर्माण होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है भाई ये है आपका एकल विस्थापन प्रतिक्रिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये आपका। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठोस, तरल और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है? तीनों के रूप में मौजूद हो सकता है। तो ये है आपका अधातु, तीनों के रूप में मौजूद हो सकता है, ठीक है। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा होता है? तो सब आकार में सबसे छोटा जो होता है वो होता है Al3+, ऑप्शन सी। डैश पृथ्वी पर सबसे प्रचुर धातु है? पृथ्वी पर सबसे प्रचुर धातु जो है वो है आपका एल्युमिनियम। सोडियम धातु को डैश में संग्रहित करते हैं? तो सोडियम धातु को जो है किरोसिन में डुबा के रखते हैं, क्योंकि जब इसको किरोसिन में नहीं रखते हैं तो ये एयर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है? ये आग पकड़ लेता है, ठीक है। इसीलिए इसको हो गया, साथ ही साथ पोटेशियम को हो गया, सोडियम और पोटेशियम दोनों को किस में डुबाते हैं? किरोसिन में डुबा के रखते हैं, क्योंकि किरोसिन जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करता है इसको, इसीलिए बच जाता है आग पकड़ने से, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया था? तो ये जो वर्गीकृत किया था ये कौन था? ये था आपका मौजले। कौन? मौजले, यानी पूरा मौज लेता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कितने तक? तो ये केवल जो है आपका कैल्शियम तक ही लागू हो पाता था सही से, इसके बाद ये नियम फैल हो जाता था, इसीलिए न्यूलैंड्स का नियम भी वहीं तक सीमित रह गया।
आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो 2, 8, 18, 18, 32 लिख के आप देख लो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 32। ठीक है। निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक मिलके एक नया बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ये मिलके एक नया बना रहा है। ठीक है, ये क्या है? तो वियोजन अभिक्रिया। ये क्या है? तो वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है। डोबेराइनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं डोबेराइनर की बात करूँ तो त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्य दूसरे तत्व एवं परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ से केमिस्ट्री के चैप्टर जो हैं लगभग सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। और यकीन मानिए आपको क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा 50 क्वेश्चन के आसपास ज़रूर लगा होगा, लेकिन आप यकीन मानिए आप उसको भी देखते रहिए। और आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो भारी सवाल में से आपको जब आएगा तो आपसे वो भी बन जाएगा और फिर आपका स्कोर तुरंत बढ़ जाएगा। फिर उस समय का जो आपको खुशी मिलेगा वो कभी नहीं मिलेगा, वो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। तो चलिए इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और अब जो मैं आपके लिए मैराथन लेके आऊँगा, ज्योग्राफी का लेके आऊँगा, बहुत ही धमाकेदार लेके आऊँगा और बहुत बड़ा मैराथन लेके आऊँगा आपके लिए। पैसेंस बना के रखिएगा, मैं आऊँगा 25 को और उसके बाद आपके लिए मैराथन लेके आऊँगा, लेकिन 30 से पहले आपका सारा का सारा ख़त्म भी कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखना। लव यू ऑल। और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा, मोटिवेशन हमें देते रहिएगा लाइक शेयर करके, और मैं आपके लिए ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूँगा।